नमस्कार, जोहार। और भी है राहें में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अपनी ज़िंदगी में कितने सारे फ़ैसले लेते हैं ना। असल में हम सुबह से लेकर शाम तक फ़ैसले ही ले रहे हैं। सुबह उठकर क्या खाना है, क्या पहनना है, जैसे फ़ैसलों से लेकर के कई गंभीर फ़ैसले जैसे कि आपको करियर में क्या करना है। ये कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जिनसे कि आप किन से मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, सब कुछ निर्भर करता है। और ऐसे किसी डिसीज़न को जानकारी के अभाव में लेना बेवकूफ़ी होगी। इसी जगह पर सहायता करता है हमारा ये कार्यक्रम और भी है राहें, जिसमें हम अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेकर के आते हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं और उस सब्जेक्ट के बारे में हर एक तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में आज जिस सब्जेक्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन, और उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा मिश्रा जी, जो कि बीआईटी मिश्रा में ईसीई डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, दूरदर्शन झारखंड के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैम, क्योंकि ये जो एक सब्जेक्ट है ये आम स्टूडेंट्स के लिए या फिर जनरल पब्लिक के लिए, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स होता है, उतना सरल नहीं है। माइक्रो फैब्रिकेशन बहुत ही नीश सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ये है क्या, ये अगर आप अपनी भाषा में समझा पाएँ। बिल्कुल, आज के समय हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर जितना हो सके तेज बने, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कर पाए। तो इसमें कई लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। लगभग मुझे लगता है मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं। तो वो ट्रांजिस्टर इतने सूक्ष्म बने होते हैं कि कौन उन्हें बनाता है, उन्हें बनाने में क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं जो एक कंप्यूटर इंजीनियर को एक इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ से हेल्प मिलती है। तो जो सूक्ष्मता से जो हम लोग बनाएं, जो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन में आते हैं। इसमें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर हम कोई बड़ा औजार लेके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, ये साइंस के बारे में जिनको इंटरेस्ट है, पता हो, तो इस तरह की छोटी चीज़ें बना सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर हम छोटे स्केल में चले गए, क्योंकि जिस स्केल की हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो सूक्ष्म, जैसे हमारा जो केश हुआ वो हुआ 100 माइक्रोन के बराबर, और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं 1 माइक्रोन के बराबर डिवाइस बनाने की। तो ये जिन चीज़ों को जान के ये बनते हैं, ये हमारा माइक्रो फैब्रिकेशन में आता है। जी, अगर समझना चाहें तो जो बहुत ही छोटे डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहे हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह, उन सब का जो मैकेनिज़्म लग रहा है उसकी पढ़ाई को डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन कहेंगे। बिल्कुल। क्या क्या करियर रोल्स हैं जब इस सब्जेक्ट में हम आते हैं, तो क्या क्या करियर रोल्स हैं जिनमें कि बच्चे अपना करियर भविष्य देख सकते हैं? यहाँ जब हम चीज़ों को छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि कुछ दिन पहले नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से एक क्रांति आई थी। तो उस तरह के साइंस में जब हम लोग डिवाइसेस बना रहे हैं तो इसके एप्लीकेशन कई जगह देखने को मिलेंगे। जैसे आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, तो आज के समय आपके लिए बहुत ही छोटा फीचर होगा कि आपने मोबाइल फ़ोन को रोटेट किया और उसका स्क्रीन बदल गया। लेकिन हमारे लिए ये कई चीज़ों से मिलके बना है, जो एक्सेलरोमीटर, जायरोस्कोप वगैरह कहलाता है। या वहाँ से अगर हम लोग चलें तो हम लोग सूक्ष्म सैटेलाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें कैसे छोटी चीज़ें बनाएं, सेंसर्स वगैरह लगाएं जिसमें ये हो सके। जैसे आज की डेट में हमारे आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि हमारे सैनिक ऐसे कपड़े पहने जिसमें हीटिंग हो सके, तो उन्हें गर्म महसूस हो, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ ठंडा महसूस हो। तो क्या हम करेंगे कि उनके कपड़ों में ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स जा सके। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जी, आपने कई तरीके के फील्ड्स बताए कि जैसे कि आर्मी में इसका इस्तेमाल होगा, या फिर हर वो फील्ड जहाँ पर कि डिवाइसेस को छोटा करने की ज़रूरत है वहाँ पर आप इनके करियर रोल्स देख सकते हैं। पर अगर प्रोफेशन की बात करें कि ये प्रोफेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे एक बार आपने इसमें पढ़ाई की है, तो क्या कुछ वो प्रोफेशंस हैं? हाँ, इसमें ये ऐसी फील्ड है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिन लोगों ने किया है, पहले तो आपको 12 के बाद साइंस लेने की ज़रूरत है। फिर अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इन सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसान होगा। या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, या आजकल की नई फील्ड है मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इन सब फील्ड से आप हैं तो आपको समझने में आसानी होगी।
इसके अलावा अगर आप MSc से हैं या BSc से भी हैं तो सीखने में कभी देर नहीं होती है। अगर आपका साइंस के प्रति रुझान है तो कभी भी इनको एज अ प्रोजेक्ट लेके आगे बढ़ा जा सकता है। जी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि अगर किसी को इसमें अगर करियर बनाना है तो क्या कुछ बिगिनिंग्स के स्टेप होंगे वो लेंगे। जैसे कि पहले तो अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कॉलेजेस में एडमिशन के लिए क्या प्रावधान है? कॉलेजेस में ये देखना होगा कि हमारे पास आसपास और झारखंड में ही कई कॉलेजेस हैं जो साइंस की पढ़ाई करते हैं, तो या साइंस लेके स्ट्रीम लेके पढ़ा जा सकता है या इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग की भी सुविधा है टेक्निकल लाइन में, या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं जिससे बाद में इंजीनियरिंग में जा सकते हैं जी। तो ये तो शुरुआत की बात हो गई, लेकिन पढ़ाई का अंत तो कभी होता नहीं है। तो इसके आगे आप मास्टर्स भी करना चाहें या उसके आगे PhD करना चाहें तो वो ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है इस समय देश में रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़रूरत है। जी, मैं समझ पा रही हूँ कि इंजीनियरिंग फील्ड हो या फिर अगर आपका साइंस स्ट्रीम हो तो डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन में आपका एक करियर हो सकता है। सबसे पहले अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, और एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले भी अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन की पढ़ाई करवाते हैं? डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन अगर हम लोग इस टर्म की बात करें तो ये नया इसलिए है क्योंकि इसे ये आता है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ही, लेकिन अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सेमीकंडक्टर इंडिया का मिशन है, या फिर ये है मेक इन इंडिया, जिससे डिस्प्ले के डिवाइसेस इंडिया में ही बने, तो इन चीज़ों को जानना अब ज़रूरी हो गया है। तो ये नए सब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही पढ़ाए जा सकते हैं। जी, तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में इसकी सुविधा है। तो अगर किसी ने इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो फिर वो आगे चल कर के इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ पूछा जाता है? कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक जो सेंट्रल टेस्ट है जो वो सबको क्लियर करना होता है, जिसमें पूरे देश के स्टूडेंट्स को रैंकिंग मिलती है और रैंकिंग के बेसिस पे वो अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। BSc MSc में आप अपने कॉलेजेस, आसपास के कॉलेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। जी, एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या है कि बच्चों का पहले तो 11th-12th में साइंस होना चाहिए, ये बेस, और उसमें भी अगर इंजीनियरिंग करना है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। साथ ही साथ में एज का क्या क्राइटेरिया है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? एज का उतना ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे देश में 11-12 की पढ़ाई इतनी स्ट्रीमलाइन हो चुकी है कि एक एज स्लैब को ही लेके CBSE या ICSE चलते हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कोई रेस्ट्रिक्शन है। अगर कोई लेट भी हो चुका है, वो पढ़ना चाहता है, तो हर तरह की सुविधाएं हैं। जी, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, क्योंकि आप शुरुआत में बता रही थी कि आर्मी में भी इसकी ज़रूरत है, तो आगे चल करके कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें कि इसका डिमांड बहुत बढ़ने वाला है? इंडस्ट्रीज़ की हम डिमांड करें, अगर बात करें जो डिमांड है इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पे एक पहला सेक्टर होता है सेंसर्स का। सेंसर्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास के पैरामीटर को सेंस करके आपको रीडिंग बता सके। जैसे यहाँ बैठ के आप ये बता सकते हैं अपने मोबाइल में कि क्या टेम्परेचर हो रहा है। तो इस तरह की सेंसर्स फैब्रिकेशन कंपनी, पहले इनका इंडिया में ऑफिस नहीं हुआ करता था, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया है। जी। तो बहुत सारी इंडस्ट्री कोर कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, जैसे SCL हैं या फिर सितार है बेंगलोर में, ये सारी कंपनीज़ हैं। इनके अलावा एक जो पूरा स्टार्टअप का सेट खड़ा हुआ है जो नए नए डिवाइसेस बना रहे हैं, जो बेंगलोर बेस्ड हैं। तो पूरा एग्रीकल्चरल सेंसर्स में भी इसका काम होता है, या हर कोई जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहे वो एक नए डिवाइस को लेके काम कर सकता है। जी, मतलब क्योंकि ये बहुत ही बूमिंग सेक्टर, जैसा कि आप बता रही हो, उससे बहुत साउंड करता है कि बहुत ही बूमिंग सेक्टर है, क्योंकि मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट की वजह से अभी आप जैसा कि बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स भी खुल रहे हैं, और इसके वजह से जो डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन है उसका बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में काम देखने के लिए मिलेगा, और इसलिए इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एडमिशन प्रोसेस की जब हम बात कर रहे थे, तो उसके बाद एक चीज़ जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कॉलेज लेने के वक्त, वो ये रहता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है कॉलेजेस की। क्योंकि अगर उनकी कैपेबिलिटीज़ में नहीं है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ में, तो भी अच्छी रैंकिंग हो या फिर आसपास का भी कॉलेज हो तो वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो इस फील्ड में पढ़ाई करने के लिए क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है जो बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
मुझे लगता है सरकारी कॉलेजेस जो होते हैं उनका फ़ीस स्लैब एक अलग रहता है। प्राइवेट कॉलेजेस का अराउंड 13 से 14 लाख तक का खर्च आता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स अगर एडमिशन नहीं भी ले पाते हैं किसी कारण से, तो वो अपने आसपास के कॉलेजेस में बीएससी एमएससी ले सकते हैं, क्योंकि इस मामले में मुझे लगता है कि जहाँ लगन है वो ये भी देखेंगे कि सरकार के कई फेलोशिप्स की योजना है जो वो देख के अवेल कर सकते हैं। जी, जैसा कि आप बता रही फेलोशिप्स की योजनाएं, तो स्कॉलरशिप के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए एक बार की जो फ़ीस भी है वो भी अगर कम हो सकती है स्कॉलरशिप से, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या कुछ स्कॉलरशिप के प्रावधान होते हैं कॉलेजेस में? यहाँ पर स्कॉलरशिप में पहली चीज़ तो होती है, जो अगर साइंस स्ट्रीम देखें या इंजीनियरिंग देखें तो वो एमएससी लेवल से शुरू होती है। हर जो प्रोफेसर होता है उसके पास एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें कई पोजीशन होते हैं जिसमें स्टूडेंट पढ़ते समय वो अर्न कर सकें। तो वो जेआरएफ कहलाता है, जो जूनियर रिसर्च फेलो हुआ या सीनियर रिसर्च फेलो हुआ, हर समय ऐसे पोस्ट निकलते ही रहते हैं जिसमें स्टूडेंट काम भी करें और उसी फील्ड में अपना रिसर्च भी कर पाएँ। तो ये दोनों चीज़ें साथ में रहती हैं। हमें स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि साइंस फील्ड में या उस फील्ड में लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जी, अगर स्किल्स की बात करें, क्योंकि जैसा कि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है, उसका भी ये एक एम है कि स्टूडेंट्स को स्किल्ड बनाना है। जब हम डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स में ऐसा क्या क्या स्किल जो है वो आगे चल करके डेवलप होता है? स्टूडेंट्स अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन में उन्हें हर उस इंस्ट्रूमेंट से बताया जाता है कि काम कैसे होता है, कैसे हम पैटर्निंग कर सकते हैं, या एक आईसी फैब्रिकेशन के जितने भी स्टेप होते हैं। आईसी फैब्रिकेशन क्या होता है? हाँ, आईसी फैब्रिकेशन हुआ कि अगर हम लोग कंप्यूटर में जो भी चिप यूज़ कर रहे हैं वो चिप में अलग अलग फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। कुछ कैलकुलेशन करेगा, ये एक तरह से कंपनी है जिसमें एक इंसान अकाउंटिंग का काम करता है या एक इंसान कुछ अलग कैलकुलेशन करता है, तो वो चिप्स कहलाते हैं। अब उतने छोटे को बनाने के लिए एक पहले डिज़ाइन की प्रक्रिया होती है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को डिज़ाइन सिखाते हैं जी। वो डिज़ाइन के बाद, क्योंकि हम ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं जिसका साइज़ हमारे हेयर के साइज़ से भी 1000 गुना कम होगा जी जी। तो उसे फिर जब हमें एक्चुअल में उतारना है तो वहाँ पे हम किसी हथौड़े का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लाइट का यूज़ करके उतना छोटा डिवाइस बनाएंगे। वो बनने के बाद उसमें कई प्रोसेस ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फ़ोटो डेवलप करते समय उसमें कई बार केमिकल में डुबाया जाता है या निकाला जाता है, तो वो सारे में कैसे स्टूडेंट्स होंगे ये हम सिखाते हैं। हमारे पास ये सुविधाएं हैं और झारखंड में ही क्या इंडिया भर में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो समय समय पे इसकी ट्रेनिंग देते रहते हैं जी। जब हम किसी भी स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि आप इस फील्ड में करियर बनाएं, तो उस फील्ड के बारे में जितनी भी अच्छी बातें हैं, या जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि ये बहुत ही बूमिंग सेक्टर है, वो सारी बातें बताना बहुत ज़रूरी है। बट साथ ही साथ में चैलेंजेस क्या क्या हैं इस फील्ड में, जिसको देख करके वो डिसाइड कर पाएँ कि शायद ये चैलेंजेस की वजह से मैं तो इस फील्ड में नहीं आना चाहूँगा। तो अगर डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन की बात करें तो क्या कुछ चैलेंजेस हैं इस फील्ड के? इस फील्ड में सबसे ये होता है कि आज के समय में हमारी रिक्वायरमेंट हो गई है कि शॉर्टकट कैसे हो, और इस समय सबसे ज़्यादा अगर हम AI/ML की भी बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, तो हर आज के समय इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट ये चाहता है या कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि फटाफट उसे IT में नौकरी मिल जाए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हम साइंस को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं जी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो स्टूडेंट के लिए वो ये पेशेंस होना चाहिए कि कुछ अलग काम करने का जज्बा हो, और उसके बाद वो पेशेंस से एक डिवाइस को डेवलप करें, क्योंकि उसके बाद उनके हाथ में ऐसी चीज़ होगी जो पूरे दुनिया में एक यूनिक होगी। तो ये खुशी भी होती है कि वो देश के प्रोग्रेस में अपना मदद कर रहे हैं जी। स्टूडेंट्स जब अपने लिए फ़ैसला लेते हैं कि कौन सा स्ट्रीम लेना है और कॉलेजेस वगैरह पता करते हैं, तो उनका भी एक प्रोसेस होता है कि कॉलेजेस में अच्छी रैंकिंग किसकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसका अच्छा है, फ़ीस हमारे लिए कौन सी अफोर्डेबल है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो फ़ैसला लेते हैं कि ये पर्टिकुलर करियर लेना है। डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन जो है उसमें जो सिलेबस है वो भी एक पार्ट होती है उनका, कि सिलेबस में क्या है पहले वो पता करते हैं कि ये जो सिलेबस है ये मेरे लिए डुएबल है या नहीं। तो अगर इसके सिलेबस की बात करें तो क्या कुछ, अगर आप एक ओवरव्यू देना चाहें कि क्या कुछ पढ़ना पड़ता है? एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी कि डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो जो सिलेबस होता है वही स्टूडेंट्स को समझना है, क्योंकि हमारे लिए बीटेक लेवल में
चीज़ों के प्रिंसिपल को समझना ज़रूरी है। जी। वहाँ पर ये है कि जब एक बार वो समझ जाएंगे, जो मैथमेटिक्स चाहिए वो डेवलप कर लेंगे, उसके बाद बीटेक में प्रोजेक्ट का भी होता है कि उन्हें एक प्रोजेक्ट भी डेवलप करना है, तो उस समय सारी चीज़ें साथ में सीख जाएंगे। तो नॉर्मल जो सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, वही काम आएगा। जी। अगर हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं और जब हमने एडमिशन प्रोसेस की भी बात की, तो एक जो बेसिक एग्ज़ाम है जो हर बच्चा देता है वो है जेई, जो जिसके थ्रू आईआईटीज़ मिलते हैं और एनआईटीज़ मिलते हैं। तो उसके लिए आजकल जो कोचिंग का जो आजकल सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है, उस पर आपका क्या टेक है? जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो कोचिंग कल्चर चल रहा है, वो आपको अच्छा लगता है, सही है, स्टूडेंट्स को उसमें इनरोल करना चाहिए या फिर वो सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं? ये जो आपने बात कही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय एक ऐसा समय ये भी है कि शायद मैं अपने बच्चे को कोचिंग में भेजने का सोच रही हूँ, लेकिन हमें ये देखना है कि इस दौड़ से हमें मिल क्या रहा है। क्योंकि कोचिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, लेकिन फाइनली वो स्किल नहीं डेवलप हो पा रहा है। तो स्टूडेंट को किसी भी स्टेज में खुद से सोचने की एबिलिटी होनी चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में रहे। कोचिंग में जो टीचर्स हैं वो कैसे ध्यान दे पाएंगे, इसलिए मुझे कोचिंग वहीं तक सही लगता है जहाँ तक स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस दे पाएँ या समय समय पर एग्ज़ाम में ये जान सकें कि इंडिया में उनका लेवल कहाँ पर है। तो एक सेंट्रल रिपोजिटरी हो सकती है जहाँ से स्टूडेंट टेस्ट दे सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आने जाने में जो समय होता है और ये एक तरह से सही नहीं है। तो कम से कम हो जिसमें वो पढ़ाई में बेसिक क्या साइंस है उस पर फोकस कर सकें। जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि कोचिंग्स आपके हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो है वो आपको अपना सेल्फ थिंकिंग का डेवलप करना चाहिए और बेसिक से पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि कोचिंग्स में क्या होता है कि वो ट्रिक बेस्ड पढ़ाता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक है। कोचिंग्स की बात हम कर रहे थे और कोचिंग्स के टीचर से ही एक सवाल जुड़ा हुआ है कि टीचिंग प्रोफेशन में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन को लेकर के? टीचिंग में हर समय यहाँ पे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, हर समय टीचर्स की कमी है। किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे तो जितने टीचर्स होने चाहिए उससे कम है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ाई करें, और पढ़ाई के साथ टीचर से ये भी एक्सपेक्टेड होता है कि आपकी रिसर्च की भी कैपेबिलिटी हो। तो वो रिसर्च करने के लिए जब आप इस फील्ड में कर लेते हैं डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन, तब आप अपने अंडर कई स्टूडेंट्स को पीएचडी भी करा सकते हैं। तो ये जो पूरा करियर ग्राफ होता है टीचर्स का काफ़ी इन्हांस हो जाता है अगर इस फील्ड में काम किया हो उन्होंने। जी, ये जानना चाहेंगे कि टीचर यानी कि प्रोफेसर बनने का डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन लेकर के, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो वो प्रोसेस क्या है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का प्रोसेस क्या है, वो जानना चाहेंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का होता है, पहला तो ये होता है कि आपकी पढ़ाई चलती ही रहेगी, क्योंकि वो पढ़ाई छूटने वाली नहीं है। उसमें है कि पहले आप पीसीएम सब्जेक्ट लेके फिर आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, और यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेप में आप मतलब पहले ही स्टेप में आईआईटी में पहुँच जाएं। आईआईटी में पहुँचने के कई स्टेप्स होते हैं। आप एमटेक में भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर पीएचडी भी कर सकते हैं। तो आज के समय में पीएचडी भी करने के बाद पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होती है जहाँ पे आप और रिसर्च सीखते हैं, और फिर पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका रिक्रूटमेंट होता है। जी, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें कि ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, ये हर वक्त चेंज होते रहता है, इसमें नवाचार आते रहते हैं। तो क्या कुछ डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन में करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं फिलहाल? जी, करंट ट्रेंड के हिसाब से कहें तो आप सबने 3D प्रिंटिंग ये शब्द सुना होगा। 3D प्रिंटिंग मतलब इस तरह के प्रिंटर हो जो हम चीज़ें देख रहे हैं या जैसा चाहें वो प्रिंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी हम लोग यही चाहते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ों को प्रिंट कर पाएँ। तो 3D प्रिंटिंग एक उसका ट्रेंड हुआ। दूसरा ये हुआ बायोसेंसर। जैसे हम सब चाहते हैं या हमने देखा था कि कोविड के समय छोटे छोटे किट्स आ गए थे जिससे ये पता चल सके कि कोई इंसान कोविड पॉजिटिव है या नहीं। जी। तो इस तरह की जो सूक्ष्म चीज़ें बनानी हैं, ये एक ट्रेंड है कि जब हम लैब ऑन चिप डिवाइसेस बनाएं, या फिर ये होता है कि जितने भी हम IoT बेस्ड डिवाइसेस कर रहे हैं। IoT क्या होता है? हाँ, IoT हुआ जैसे इंटरनेट ओवर थिंग्स हुआ। इसमें हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के जितने सेंसर्स हैं वो सारा डाटा इंटरनेट को देते रहें, जैसे कि एक पेशेंट का डेटा हर समय डॉक्टर के पास जाता रहे जिससे वो डिसीजन ले पाए। तो ये कनेक्टिविटी हम चाहते हैं कि हर चीज़ें हमारी हर समय कनेक्टेड रहें।
तो ये हो गया इसका फील्ड। तो इसमें जितने सेंसर्स हमें चाहिए ये सारे ये ट्रेंड में आते हैं। जी। कुछ बच्चों का होता है कि भारत में नहीं पढ़ना है और फ़ॉरेन जाकर के पढ़ना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फ़ॉरेन में पढ़ने के लिए इस सब्जेक्ट को लेकर के क्या क्या प्रावधान है? ये ऐसी चीज़ें हैं डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन जो अभी सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। जहाँ भी फ़ॉरेन में भी जहाँ प्रोफेसर्स रिसर्च कर रहे होते हैं, हर समय मेहनती स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होते हैं कि उन्हें फुल फेलोशिप देते हैं, वो स्टूडेंट को समय समय पे देखते रहना चाहिए। और हर समय एक कमी है, जितना डिमांड है उतना पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं बाहर जाके करना, जैसे नीदरलैंड्स हुए, यूरोप हुआ, यूएस हुआ, हर समय प्रोफेसर्स के सामने कुछ ऐसे पोजीशंस वेकेंट ही रहती हैं जहाँ स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी। पूरा डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब प्लेसमेंट की बारी आती है, और क्योंकि आप इतने सारे इंडस्ट्रीज़ बता रही हैं, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आते होंगे जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर के जाते होंगे, तो क्या सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें इस बात पे निर्भर करती हैं कि आपने किस स्टेज से शुरू किया है। अगर आप बहुत पहले अगर आपने ये स्किल ले लिया है लेकिन उसकी टेक्निकल पढ़ाई करनी बाकी है, तो आप अप्रेंटिस के पोजीशन से शुरू होता है। तो अप्रेंटिस की सैलरी किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, सेंसर फैब्रिकेशन इंडस्ट्री हो गया, तो 3 से 3.5 लाख लेके चलते हैं, क्योंकि किसी भी लेवल पे स्लॉट फिक्स्ड हैं हमारे। और आगे जाके अगर प्रोसेस इंजीनियर होते हैं या आप सेल्स या मार्केटिंग में जाते हैं इन प्रोडक्ट्स की, तो वो बढ़ के 9 से 11 लाख होता है, और इस तरह से ही ग्रोथ आगे होती रहती है। अप्रेंटिस क्या होता है मैम? ये क्या प्रोफाइल होता है इसका? अप्रेंटिस ये हुआ कि आप किसी इंडस्ट्री को बिल्कुल इनिशियल लेवल में आपने ज्वाइन किया। जैसे आपने कोई स्किल बेस्ड लर्निंग कर ली, जैसे आईटीआई हो गया, या 12th के बाद या 10th के बाद, मतलब आपको चीज़ें हैंडल करना आ गया, फैक्ट्री में काम करने को रेडी हैं। जी। कुछ नोटेबल कंपनीज़ या फिर नोटेबल इंस्टीट्यूट्स के अगर नाम बताना चाहें जो इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो? डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन में अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो जितने आईआईटीज़ हैं या आईआईएससी है या बीआईटी मिश्रा है, यहाँ झारखंड में आईआईटी आईएसएम है, इन जगहों पे रिसर्च तो हो ही रहा है, क्योंकि ये जो हम बात करें ये रिसर्च का फील्ड है। और जो कंपनीज़ की बात करें तो बेंगलोर जहाँ हब है, जहाँ छोटी छोटी कंपनीज़ मशरूम हो रही है, या फिर वो कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चर करी है, जैसे मैंने बताया एचसीएल हुआ, या फिर सितार हुआ, या फिर मेडिकल फील्ड की कंपनी जैसे सनोफी हो गई, मेट्रॉनिक हो गई, ये कंपनियां हर समय ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढती है। जी। पूरे 4 साल की जो डिग्री होती है इंजीनियरिंग की, उसमें आप स्टूडेंट्स को देखते होंगे और फिर आप लोग भी रियलाइज़ करते होंगे कि कैसे स्टूडेंट्स होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि बहुत अच्छा होगा कि अगर वो इस फील्ड में आए। इस फील्ड में जैसे हर दिन हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो हमारी यही इच्छा होती है कि स्टूडेंट्स भीड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि एक तरफ जो भीड़ जा रही है, ये नहीं होना चाहिए कि एक ही फील्ड में आज के समय में ज़रूरत है। हर फील्ड उतना ही इम्पॉर्टेंट है, हर फील्ड में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर पर भी ध्यान दें, तो सारी चीज़ें एक साथ इंडिया में डेवलप हो सकती हैं। जी। जब आप फ़ीस बता रहे थे, तो इसकी फ़ीस प्राइवेट कॉलेजेस में 14 लाख तक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिससे कि पता चलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती होगी और ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है भी। तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि इंस्टीट्यूट्स में होने चाहिए अगर वो इसकी पढ़ाई करवा रहे हैं? तो यहाँ पर जब हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जिन पर ये चीज़ें हम सिखाएंगे, वो बहुत ही निश होती हैं, और इनका कॉस्ट ही लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक जाता है। और लैब सेटअप अगर आप करना चाहेंगे तो उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा जाता है। लेकिन इस चीज़ में हमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी सपोर्ट मिला, और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी पूरा सपोर्ट मिला है, जिससे कि एक ऐसा लैब सेटअप हुआ है जो अपने स्टूडेंट्स के अलावा बाहर के स्टूडेंट्स भी जो इंटरेस्टेड हों उस फैसिलिटी की सुविधा उठा सकते हैं। जी। इंटर्नशिप जो है वो बच्चों को बहुत हेल्प करता है जब उनका प्लेसमेंट होता है उस वक्त, क्योंकि जब उनकी पूरी प्रोफाइल देखी जाती है तो उन्होंने कहाँ कहाँ पे इंटर्नशिप किया है उसका बहुत फ़ायदा होता है उनको। तो क्या कुछ इंटर्नशिप के लिए प्रोग्राम्स होते हैं जैसे आपके कॉलेजेस में, या फिर बच्चों को करने चाहिए अगर उनको इसमें बहुत सुनहरा भविष्य देखना है? तो इंटर्नशिप ऐसा अवसर है जो आप अपने कॉलेज के समय के अलावा जो आप समय दे रहे हैं टेक्निकल चीज़ों को सीखने के लिए, तो या तो हर समय आप
करें सॉफ्टवेयर सीखने में या हार्डवेयर सीखने में भी होता है, या फिर एक कंपनी में कैसे काम किया जाता है। तो हमारे लैब में हर समय ये इंटर्न्स के लिए खुला हुआ है, लेकिन जब समर ब्रेक होता है, जैसे मई से लेके अगस्त तक का जो समय होता है, या फिर दिसंबर के समय, बीएससी से लेके पीएचडी तक का कोई भी स्टूडेंट हमारे संपर्क में आ सकता है और हमारे साथ रिसर्च कर सकता है। जी, क्या कुछ रिसर्च के टॉपिक्स होते हैं? यहाँ पर टॉपिक ये होता है कि माइक्रो फैब्रिकेशन में आपको जो जो स्टेप्स होते हैं, क्योंकि कहना आसान है लेकिन इसमें लगभग 10 से 15 तक स्टेप्स होते हैं, उनको कैसे किया जाता है, या फिर आप खुद से एक नया डिवाइस कैसे डेवलप करेंगे, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिवाइस माइक्रो फैब्रिकेशन को लेकर के हर तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पर जानकारी लेकर के आते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो आप दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं, और अब हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल हैं 1145 चैनल नंबर पर, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको और भी है राहें के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।